अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप थ्योरी की इस लेक्चर सीरीज़ के 29th लेक्चर में आज हमने नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन सीखनी है। इसके साथ साथ इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे और इसी के साथ लास्ट पे हम कुछ इसी से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं जो थ्योरम्स हैं उनको देख लेंगे। ओके, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। वैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी कर ली थी, लेकिन आज चूँकि हमने एग्जाम्पल स्टडी करनी है सो इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट करें जी, किसी एक ग्रुप के लिए एन किसी एक ग्रुप का सब ग्रुप है। ठीक है, एन जो है वो किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप है। एन को हम नॉर्मल कब कहेंगे? एन इज सेट टू बी नॉर्मल, या फिर इसका एक और नाम भी हमने देखा था, इसको सेल्फ कंजुगेट भी कहा जाता है। एन इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ वी हैव जी एन जी इनवर्स दैट इज इक्वल टू एन फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के लिए जी एंड जी इनवर्स हमेशा एन के इक्वल आना चाहिए, देन हम एन को नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। और मैथमेटिकली हम इसको डिनोट करते हैं जी इस सिंबल से। ये डिनोट करता है आपके पास जो एन है ये नॉर्मल सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप जी का। ठीक है, अच्छा ये जो रिलेशन हमने लिखा है यहाँ पर जी एंड जी इनवर्स इज इक्वल टू एन, लास्ट टाइम भी बताया था इसको अगर आप दोनों तरफ जी से ऑपरेट करें राइट साइड से, यानी कि कुछ इस तरह से बन जाएगा जी एंड जी इनवर्स। यहाँ पर भी जी से मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह से इक्वालिटी के दूसरी साइड पर भी जी से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये चीज़ हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपली जी एन इज इक्वल टू एन जी। ठीक है, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। सो ये चीज़ हमें क्या बता रही है कि आपका लेफ्ट कोड सेट आप कंप्यूट करें या राइट कोड सेट दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इस केस में भी हम एन को नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। वेल सो अब इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल में जो हम ग्रुप मैं लेना चाह रहा हूँ दैट इज़ S3, क्योंकि S3 को अभी तक हमने सबसे कम यूज़ किया है। आपको पता है सिमेट्री ग्रुप है, डिग्री इसकी 3 है बट ऑर्डर इसका 3 फैक्टोरियल है जो कि 6 आता है। तो एक मरतबा मैं चाहूँगा कि इसकी तमाम परमुटेशंस को लिख लिया जाए और उनको नंबर्स दे देते हैं हम। लेट्स से जी मैं ए से स्टार्ट कर देता हूँ। ए इज़ इक्वल टू 1 2 3। अब जानते हैं ऊपर हमने वैसे ही एक तरतीब में लिखते हैं, नीचे 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 3 है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है बेसिकली। ठीक है, आइडेंटिटी मैपिंग हो रही है ना। इसी तरह से मैं बी को लेट से कह देता हूँ जी 1 2 और 3। 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है और 3 को मैं फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से आगे अब सी भी देख लें। फर्स्ट रो है उसमें 1 2 3 एज इट इज़ आ जाएंगे। सेकेंडली हम ये करेंगे कि 1 को लेट से मैं 3 पे भेज देता हूँ, 2 को मैं फिक्स रहने देता हूँ और 3 को मैं 1 पे कर देता हूँ। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी बेसिकली। इसी तरह डी पे आ जाएं। डी में हम ले सकते हैं, वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं। ओके, सो 1 को मैं इसमें फिक्स कर देता हूँ और 2 को 3 पे मैप करवा देता हूँ और 3 को 2 पे करवा देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से आगे ई आ जाएं। इस पे क्या होगा जी 1 2 3 ऊपर एज इट इज़। नीचे मैं लिखना चाहूँगा लेट्स से मैं 1 को 2 पे, 2 को 3 पे और 3 को 1 पे कर देते हैं। ठीक है, 5 परमुटेशंस हो चुकी हैं। इसी तरह एक और बनती है जो कि हम उसको F का नाम देंगे। F में आपने ऊपर 1 2 3 लिख देना है, नीचे सिंपली आप क्या कर सकते हैं, एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है। 3 को आप स्टार्ट में रहने दें, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबल 6 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं जब आपका सेट 3 एलिमेंट्स का होगा। ठीक हो गया। ओके, सो अब हम लिख सकते हैं S3 को कि ये एक बेसिकली, अच्छा अगर इस ए को मैं ई का नाम दे दूँ तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, सो इसमें एलिमेंट कौन से आ जाएंगे जी? ई आ जाएगा। ओके, सो ये कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, इसको यही रहने देते हैं। ई ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ये हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप कहलाता है। इसमें फंक्शन कंपोजिशन एज एन ऑपरेशन यूज़ होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं ई से एक सब ग्रुप जनरेट करूँ। ठीक है, जो एलिमेंट ई है उससे सब ग्रुप जनरेट करने के लिए सिंबल्स कौन से यूज़ होते हैं? लेफ्ट एंगल और राइट एंगल। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करना है। इसके लिए सिंपली 1 2 3 मतलब ई को अपने आप से एक बार मल्टीप्लाई करवाएं, 2 3 1
ठीक है, इसको अपने आप से ही मल्टीप्लाई करवाना है 1 2 3 और नीचे आ जाएगा जी 2 3 1। ओके, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ऊपर आप 1 2 3 ही लिखा रहने दें। अब देखें जी यहाँ पर 1 किस पे जा रहा है, 2 पर, 2 यहाँ पर 3 पे जा रहा है, तो 1 के नीचे 3 आ जाएगा। अब आगे 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 पे जा रहा है, इस पहली वाली जो परमुटेशन है उसमें, नेक्स्ट में 3 जो 1 पे जा रहा है, 2 के नीचे 1 आ जाएगा। इसी तरह से आगे आ जाए जी 3 1 पे और 1 2 पे। ठीक है, ये हमने कंप्यूट किया है जी, कह सकते हैं ई स्क्वायर, और रिजल्ट में हमारे पास आ गया है एफ। ठीक है, अब हमने ई क्यूब कैलकुलेट करना है। ई क्यूब कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ई स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ई स्क्वायर हमारे पास आया था 1 2 3 3 1 2। ओके, ओके वैसे ठीक है ये नोटेशन। खैर आगे आ जाए, 1 2 3 एफ लिख दें आगे आप, और नीचे आ जाएगा 3 1 2। बेसिकली सेम ही है दोनों। ठीक है, ओके थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई है। ई क्यूब कैलकुलेट करने के लिए आपने ऑफ कोर्स ई स्क्वायर टाइम्स ई करेंगे। ठीक है, ई स्क्वायर बेसिकली हमारे पास एफ के इक्वल आ गया। ओके हाँ अब ठीक है। ओके सो ये जो नेक्स्ट वाला ई है, इसके एलिमेंट आप री राइट करते हैं 2 3 1। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली हमने बेसिकली करना क्या था, ई से हमने एक सब ग्रुप जनरेट करना है जो कि साइक्लिक भी होगा ऑफ कोर्स। उसके लिए ई हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ई स्क्वायर कैलकुलेट करना है, क्यूब करना है, ई की पावर 4 करनी है, जितनी पावर्स करनी है जब तक आइडेंटिटी ना आ जाए। ठीक है, सिंपल काम ये करना है। ई क्यूब हमने कैलकुलेट कर लिया था, सॉरी ई स्क्वायर कर लिया था, अब ई क्यूब की बारी है। ओके देखें जी, 1 जो है इधर 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, 1 3 पे 3 1 पे, तो 1 1 पे जाएगा। 2 देखें 1 पे जा रहा है और 1 2 पे जा रहा है, तो यहाँ पर 2 2 पे जाएगा, 3 2 पे जा रहा है और 2 3 पे जा रहा है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैपिंग आ गई है। तो इसका मतलब है ई से जनरेट होने वाले सब ग्रुप में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और वो 3 एलिमेंट्स को अगर मैं सिंबल्स में ही लिख दूँ तो ठीक है, ई आ जाएगा उसमें एक, तो ई के अलावा एफ आ जाएगा और ए आ जाएगा, ए एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये एक सब ग्रुप है S3 का, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। अब हम चेक करेंगे क्या ये सब ग्रुप नॉर्मल भी है या नहीं। उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, डेफिनेशन यूज़ करनी है। डेफिनेशन में क्या है जी, या तो एक वे ये है कि आप उसके लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट कैलकुलेट कर लें, देन आप देख लें क्या वो इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल होंगे तो वो एन जो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। अदर वे ये है कि आप जी एंड जी इन्वर्स कैलकुलेट कर लें, और ये इनफैक्ट एन के इक्वल आना चाहिए। एक लेंथी प्रोसेस है ये, क्या ख्याल है? अच्छा, मैंने चूँकि ई से इसलिए जनरेट किया है कि इसका ऑर्डर 3 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसको मैं एन का नाम दे देता हूँ। इस सब ग्रुप का ऑर्डर आ रहा है 3 और ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास है 6। तो एक थ्योरम है जिससे हम इजीली इसके बारे में गेस कर सकते हैं क्या ये सब ग्रुप नॉर्मल है या नहीं। उसको भी देख लेते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास ये है जी, एनी सब ग्रुप या a subgroup of index 2 is normal। ऐसा सब ग्रुप जिसका G में इंडेक्स 2 होगा वो नॉर्मल होगा। इस बात को प्रूव भी किया जा सकता है। देखें इस केस में हमारे पास S3 और सब ग्रुप है जी N, इंडेक्स कितना आ रहा है, फाइनाइट ग्रुप्स है ना, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, S के ऑर्डर को N के ऑर्डर से डिवाइड करेंगे, दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2। सो N जो था हमारा ये नॉर्मल सब ग्रुप था S3 का। ठीक है, ये हमने इस थ्योरम की मदद से चेक किया है। अदरवाइज़ आप कैलकुलेट करनी पड़ सकती हैं आपको वैल्यूज़, क्या आपका क्या वो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अगर आपका जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर जो है 3 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा तो खैर हो नहीं सकता, छोटा है इस केस में। ओके ये अभी तक हमने सब ग्रुप बेसिकली नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन सीखी है, उसकी एग्जांपल एक देखी है, और बल्कि एग्जांपल में थ्योरम की मदद से हमने इम्प्लीमेंटेशन भी की है। अब आगे एक और प्रोपोजिशन है इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वो भी देख लेते हैं। प्रोपोजिशन में हमारे पास ये है जी, अगर आपका
एन इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, एन जो है वो आपका किसी एक आर्बिट्ररी ग्रुप का जी का सब ग्रुप है, is a subgroup of G, then the following statements are equivalent. नीचे हम कुछ स्टेटमेंट्स लिखने लगे हैं, वो तमाम इक्विवेलेंट हैं. then the following statements are equivalent. okay, वेल सो अब वन बाय वन जरा देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास. नंबर वन पे है, नंबर वन पे आपके पास है जी एन अगर आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का. अच्छा, इक्विवेलेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि जो आपकी पहली स्टेटमेंट है ना, पहले मैं लिख लेता हूँ ज़रा. 5 पॉइंट्स हैं बेसिकली हमारे पास. इक्विवेलेंट का इस केस में मतलब ये है कि आपका 1 इम्प्लाइज 2 है, 2 इम्प्लाइज 3, 3 इम्प्लाइज 4, 4 इम्प्लाइज 5 एंड 5 इम्प्लाइज 1. ये मतलब है बेसिकली. ठीक है, इफ़ 1 देन 2, इफ़ 2 देन 3 एंड सो ऑन, इस वे में. ओके, अगर आपका एन जो है नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, देन जी इनवर्स एन जी जो है ये हमेशा सब ग्रुप होगा, सबसेट होगा कह सकते हैं एन का. फॉर ऑल एलिमेंट्स जी बिलोंग्स टू जी, जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए जी इनवर्स एन जी, या जी एन जी इनवर्स भी कर सकते हैं हम, चूँकि जी एन जी इनवर्स आई थिंक लेके चल रहे हैं. देख लेते हैं ऊपर हमने डेफिनेशन में जी एन जी इनवर्स लिखा है तो थ्रू आउट उसी को लेकर चलते हैं. ठीक है, बेसिकली दैट कंटेन्स इन एन. और अगर इफ़ 2 देन 3 हमारे पास ये है जी आपके पास जी इनवर्स एन जी दैट मस्ट बी इक्वल टू एन, एंड इन फैक्ट दिस इज इक्वल टू जी एन जी इनवर्स. ये बेसिकली सेल्फ कंजुगेशन भी आप इसको कह सकते हैं. सेल्फ कंजुगेट की डेफिनेशन भी इनफैक्ट यही है. ठीक है, 2 इम्प्लाइज 3. नाउ इफ 3 देन 4 हमारे पास क्या है वो लिख लेते हैं. देन आपका राइट और लेफ्ट कोसेट इक्वल होंगे. ठीक है, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी. ये स्टेटमेंट्स हैं जो आपस में इक्विवेलेंट आ रही हैं एक सीक्वेंस के साथ. अब अगर आपका राइट और लेफ्ट कोसेट इक्वल हो गया देन क्या होगा? बल्कि आई थिंक यहीं तक फाइन है, इसका मतलब यही है. नेक्स्ट जो उसने वर्बली कुछ लिख दिया वो भी हम देख लेते हैं जी. एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ एन इन जी इज बेसिकली द राइट कोसेट. ठीक है, एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ एन इन जी इज अ राइट कोसेट ऑफ एन इन जी. ठीक है, इनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते आप. अगर आपका जी एन इज इक्वल टू एन जी आ गया है देन ओके. ये हमारे पास एक प्रोपोजिशन थी नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड. और इसी तरह से आज की आखिरी प्रोपोजिशन एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है, उसको भी ज़रा एक नज़र देख लेते हैं. आज की लास्ट प्रोपोजिशन. ओके, सो उसमें हमारे पास ये है जी, अगर आपके पास लेट्स से वी हैव 2 सब ग्रुप्स जिसको हमने एच और के से डिनोट किया हुआ है, ये किसी एक ग्रुप के जी के सब ग्रुप्स हैं. ये जस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है. ठीक हो गया. देन अगर तो इनमें से एक इफ ईदर एच, या तो एच या फिर के नॉर्मल होंगे, इफ ईदर एच और के इज नॉर्मल इन जी. अगर इनमें से कोई एक, ठीक है, नॉर्मल होंगे जी में, देन क्या होगा जी? आपका जो प्रोडक्ट एच के, जो कि हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, 2 सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, ये सब ग्रुप होगा जी का. हमने भी कुछ परमूटेबल की कंडीशन स्टडी की थी ना. अगर उस केस में था अगर आप एच और के सब ग्रुप्स हैं, सॉरी सबसेट्स हैं, तो एच के सब ग्रुप कब बनेगा? जब आपस में प्रमोटेबल होंगे. ठीक है, तो चीज़ें मिलती जुलती हैं आपस में, कनेक्शन बिल्कुल बन सकता है इन दोनों का. वो हम इंशाल्लाह जब अल्फा वेरिएंट करेंगे तब प्रूफ में देखेंगे ये चीज़ें. तो अभी तक के लिए यही है कि अगर आपका एच या फिर के, इन दोनों में से एक नॉर्मल सब ग्रुप है, देन आपका जो प्रोडक्ट एच के होगा वो सब ग्रुप बन जाएगा, नॉर्मल नहीं सब ग्रुप. बट अगर आपके पास दोनों नॉर्मल होंगे, ठीक है, यानी कि आपके पास
बोथ एच एंड के आर नॉर्मल इन जी, मैथमेटिकली लिख लेते हैं, देन आपका जो प्रोडक्ट होगा वो भी नॉर्मल होगा। प्रोडक्ट से अगेन कोई सब ग्रुप बनेगा और ये सब ग्रुप भी नॉर्मल होगा जी में, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट्स थे हमारे पास। दोबारा देख लें इसको, एच और के आपके कोई आर्बिट्रेरी सब ग्रुप्स हैं किसी एक ग्रुप जी के, देन अगर आपका इन दोनों में से कोई एक नॉर्मल है देन इनका प्रोडक्ट जो होगा वो सब ग्रुप होगा। बट अगर आपके दोनों नॉर्मल हैं, एच और के दोनों नॉर्मल है, देन इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी नॉर्मल होगा, ठीक है। ओके, तो आज का आई थिंक यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फैक्टर ग्रुप्स या इसका एक और नाम है कोशेंट ग्रुप्स, उसके बारे में सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।